नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं समसामयिक घटना चक्र के चित्रात्मक प्रस्तुति में भारतीय राज्य व्यवस्था। हिस्ट्री हम पहले ही पूरी कर चुके हैं और उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाती है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं और उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। उद्देशिका प्रस्तावना। आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था? उद्देशिका प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और अंगीकार कब किया गया? उद्देशिका प्रस्ताव 12 जनवरी 1947 को इसे अंगीकार कर लिया गया संविधान सभा द्वारा। तो उद्देशिका प्रस्ताव कब पारित किया गया? प्रस्तुत कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, और अंगीकार 22 जनवरी 1947 को। चलिए अब देखते हैं उद्देशिका की विषय वस्तु। उद्देशिका की विषय वस्तु, मूल तत्व उद्देशिका में। मूल तत्व उद्देशिका में क्या क्या थे? उद्देशिका या प्रस्तावना बोल सकता, प्रस्तावना भी। उद्देशिका के मूल तत्व क्या क्या थे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरे उद्देशिका की विषय वस्तु, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये सभी। तो उद्देशिका के विषय वस्तु के मूल तत्व क्या थे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए अब उद्देशिका की विषय वस्तु में न्याय 3 प्रकार का न्याय दिया गया है प्रस्तावना में। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय 3 प्रकार का न्याय दिया गया है उद्देशिका में। उद्देशिका में समता समानता किस किस की है? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता। चलिए उसके बाद स्वतंत्रता। उद्देशिका में स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है उद्देशिका की विषय वस्तु में। चलिए उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल शब्द। तो जो उद्देशिका में या प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एक ही है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल शब्द कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलिए उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय संविधान का भाग। तो उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय ने कब ये कहा कि संविधान का भाग है और कब इसको अस्वीकार किया? तो देखते हैं स्वीकार कब किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में धारणा प्रस्तुत हुई। तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एक केस आया था, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में यह धारणा प्रस्तुत की गई कि संविधान का भाग है उद्देशिका या प्रस्तावना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में स्वीकार किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में, राज्यवाद में यह स्वीकार किया गया कि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है। उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है। और अस्वीकृत किस केस में किया था? सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवारी वाद में। बेरुवारी वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं बताया था या अस्वीकार कर दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा तीनों केस। केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है और उसमें संशोधन किए जा सकते हैं, परंतु उसकी मूल प्रकृति को बदले बिना। चलिए परीक्षा उपयोगी दृष्टि। संविधान की आत्मा है उद्देशिका
उद्देशिका संविधान की आत्मा है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। संविधान की आत्मा क्या है? उद्देशिका है संविधान की आत्मा। उद्देशिका या प्रस्तावना। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 के तहत। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? संविधान की आत्मा कहा है मौलिक अधिकारों में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में, उसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान को पवित्र दस्तावेज भी किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं उद्देशिका या प्रस्तावना। यह जो भी हम एनसीईआरटी की बुक, जो भी बुक लेंगे चाहे कौन सी भी क्लास की हो, उसमें सबसे पहले दी गई होती है उद्देशिका या प्रस्तावना। और इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना ये शुरू होती है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग से प्रस्तावना शुरू होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति माघशीस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है प्रस्तावना या उद्देशिका। तो इसको एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगी, और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो जरूर देख लीजिएगा। कौन कौन से फिर से देखते हैं। हम भारत के लोगों से शुरू होती है प्रस्तावना, और भारत को इसके मूल तत्व क्या है? उद्देशिका या प्रस्तावना के मूल तत्व क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये है मूल तत्व इसके। और न्याय कितने प्रकार का है उद्देशिका प्रस्तावना में? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सभी व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा। तो संविधान सभा को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। और ये तारीख तो याद रखनी है, साथ में ये भी याद रखना है मिति माघशीस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। संवत 2006 विक्रमी माघशीस शुक्ल सप्तमी को संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। चलिए, अनुसूची। तो संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो चलिए उनके बारे में देखते हैं। अनुसूची एवं उनके विषय। अनुसूची विषय। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन। दूसरी अनुसूची में वेतन दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची शपथ तथा प्रतिज्ञान के प्रारूप। शपथ तथा प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का आवंटन।
5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। 5वीं अनुसूची में SC ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। 6ठी अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध। असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध। 7वीं अनुसूची संघ सूची राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है 7वीं अनुसूची में। चलिए आगे देखते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों एवं और विनियमों का विधि मान्यकरण। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों एवं विनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित प्रावधान और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है। चलिए एक बार फिर देखते हैं। पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में वेतन दिए गए हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ लेंगे। तीसरी अनुसूची में शपथ लेंगे। चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची में सीटों का बंटवारा है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में SC ST के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। 5वीं अनुसूची में SC ST के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध। 6ठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध। 6ठी अनुसूची में क्या है? असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जो ST हैं जनजातीय क्षेत्र है उनका प्रशासन के संबंधी उपबंध है 6ठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किसमें है? 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में है भाषाएं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी है? 14 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। जब संविधान लागू हुआ था कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अब कितनी है? 22। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में है कुछ अधिनियमों एवं विनियमों का विधि मान्यकरण। 9वीं अनुसूची ऐसी है कि इसमें अगर कोई नियम बनाकर डाल दिया तो उसके ऊपर संशोधन नहीं किया जा सकता। यह है 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची है दल बदल विरोधी कानून। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून। 11वीं अनुसूची है पंचायतों से संबंधित प्रावधान। 11वीं अनुसूची में है पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। और 12वीं अनुसूची में है नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध। नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है 12वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शासन प्रणालियां। शासन प्रणाली, शासन प्रणाली देखते हैं किस किस तरह की शासन प्रणालियां होती हैं। तो पहले देखते हैं प्राचीन रूप में शासन प्रणाली। राजतंत्र होता था, उसके बाद राजतंत्र होता था, उसमें एक शासक होता था। शासक कौन होता? राजा होता था। राजा पद अनुवांशिक होता था, राजा का पद अनुवांशिक होता था। और सत्ता का स्रोत स्वयं राजा ही होता है, सत्ता का स्रोत स्वयं राजा ही होता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? सऊदी अरब, UAE, ओमान, कतर, भूटान आदि देश, इनमें राजा का शासन है। तो ये है राजतंत्र। राजतंत्र कौन कौन से हैं? सऊदी अरब है, UAE है, ओमान है, कतार है और भूटान। ये हैं राजतंत्र के उदाहरण। चलिए अब देखते हैं आधुनिक रूप। आधुनिक रूप में क्या होता है? लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में शासक होता है। शासक कौन होता है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शासक होता है। और पद की योग्यता आधारित होती है, पद योग्यता आधारित होता है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का पद जो होता है उसकी एक कुछ योग्यताएं होती हैं। और इसमें सत्ता का स्रोत, जो लोकतंत्र होता है उसमें सत्ता का स्रोत कौन होता है? जनता होती है। सत्ता का स्रोत जनता होती है। उदाहरण, लोकतंत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, कनाडा,
फ्रांस आदि देश। ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, कनाडा, फ्रांस आदि हैं लोकतंत्र। चलिए, लोकतंत्र शासन प्रणाली के मुख्य रूप। तो लोकतंत्र शासन प्रणाली के भी कुछ रूप होते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। चलिए, पहले यह देखते हैं अध्यक्षीय लोकतांत्रिक प्रणाली। अध्यक्षीय में क्या होता है, राष्ट्र अध्यक्ष या राज्य का प्रमुख होता है तथा शासना अध्यक्ष सरकार का प्रमुख होता है। अध्यक्षीय जो लोकतंत्र होता है, शासन प्रणाली होती है, उसमें क्या होता है, एक राष्ट्राध्यक्ष होता है जो राज्य का प्रमुख होता है और एक शासना अध्यक्ष होता है जो सरकार का प्रमुख होता है, और राष्ट्रपति होता है राज्य का वास्तविक प्रमुख। राष्ट्रपति राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, यूएसए। अध्यक्षीय लोकतंत्रात्मक शासन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, यूएसए है। इसमें जो राज्य का वास्तविक मुखिया जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। सारी शक्तियां उसी में निहित होती हैं। चलिए, उसके बाद आती है संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, तो संसदीय में राष्ट्र अध्यक्ष राज्य का प्रमुख, ये अलग अलग होते हैं। इसमें अकेला राष्ट्रपति ही होता है और इसमें अलग अलग होते हैं। राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति या राजा होता है, और राज्य का नाम मात्र प्रमुख होता है कौन, राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख या राष्ट्रपति या राजा जो होता है वह राज्य का नाम मात्र प्रमुख होता है। किसमें, संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में। और शासना अध्यक्ष या सरकार का प्रमुख जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, और राज्य का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। राज्य का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। इसका उदाहरण कौन सा है, भारत और ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, भारत और ब्रिटेन। और अमेरिका अध्यक्षीय लोकतंत्र में अध्यक्षीय शासन प्रणाली का उदाहरण है अमेरिका। ध्यान रखिएगा, ये पूछता है कि संसदीय शासन व्यवस्था कहां पर है और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहां पर है। चलिए, राज्य के महत्वपूर्ण तत्व। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, राज्य के महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग और सरकार। एक राज्य के महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या होते हैं, संप्रभुता होती है, जनसंख्या होती है, भूभाग होता है और सरकार होती है। ये होते हैं राज्य के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं ये, संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग और सरकार। ये पूछा गया था पेपर में, किसमें, एचपीएससी में, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके एग्जाम में पूछा गया था, राज्य के महत्वपूर्ण तत्व इनमें से कौन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग और सरकार राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं। चलिए, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण देखते हैं, क्या महत्वपूर्ण भाई। संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। जो संसदीय शासन प्रणाली है उसका दूसरा नाम है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। अध्यक्ष शासन प्रणाली का दूसरा नाम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली, क्योंकि इसमें प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, इसलिए अध्यक्ष शासन प्रणाली का नाम दूसरा नाम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली, और संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का जनक ब्रिटेन को कहा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली का जनक ब्रिटेन को कहा जाता है। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत है जनता। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है। भारत एक गणतंत्र, इसका आशय है देश या राज्य, संविधान में राज्य का अर्थ होता है देश। राज्य देश का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है कि देश का जो राष्ट्रपति होता है वह निर्वाचित होता है, वह वंशानुगत नहीं होता। इसका अर्थ है गणतंत्र। गणतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा राजा चुना जाता है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा किसने, जी ऑस्टिन ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा, जी ऑस्टिन ने कहा है। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा, केसी
व्हीलर ने। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है केसी व्हीलर ने कहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। अभिकल्पनाकर्ता पिंगली वैंकैया। तो इसकी राष्ट्रीय ध्वज की किसने बनाया था, राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया था, पिंगली वैंकैया ने। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। अपनाया कब गया राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया तिरंगे को। और पट्टी का रंग कैसा होता है, पट्टियों का रंग कैसा होता है इसमें, केसरिया साहस एवं बलिदान का प्रतीक, सफेद शांति एवं सच्चाई का प्रतीक, हरा उर्वरता एवं समृद्धि का प्रतीक, और चक्र नीला होता है। इसके बीच में जो चक्र होता है अशोक चक्र वह नीला होता है। और नीला भी कैसा होता है, गहरा नीला। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चक्र होता है उसका रंग कैसा होता है, गहरा नीला होता है, हल्का नीला होता है। तो ये गहरा नीला होता है, गहरा नीला रंग का होता है। इसमें तीलियां कितनी होती हैं, 24 तीलियां होती हैं, 24 तीलियां। प्रतीक प्रगति एवं न्याय का, जो ये है चक्र है, ये किसका प्रतीक है, प्रगति एवं न्याय का। लिखा क्या गया है इसमें, अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है अशोक चक्र। चलिए राज्य चिन्ह, राज्य चिन्ह अशोक सिंह स्तंभ सारनाथ, राज्य चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ से। अंकित शब्द क्या है, सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद में उल्लेख है। जो अशोक राज्य चिन्ह क्या है, अशोक का सिंह स्तंभ, अशोक का सिंह स्तंभ जो सारनाथ से लिया गया है वह है राज्य चिन्ह। अंकित, उस पर अंकित शब्द क्या है, सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अपनाया कब गया था राज्य चिन्ह, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और झंडा कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। इस पर सिंहों की संख्या कितनी है, तो सिंहों की संख्या है 4, 4 सिंहों की संख्या है। नीचे अंकित चिन्ह है, दाएं बैल है, मध्य में अशोक चक्र है और बाएं घोड़ा है। दाएं तरफ क्या है, बैल है, दाएं तरफ बैल है, बीच में अशोक चक्र है तथा बाएं तरफ घोड़ा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रगान जनगण मन गीतांजलि से लिया गया है। राष्ट्रगान क्या है हमारा, राष्ट्रगान गान कौन सा है हमारा, जनगण मन, गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। अपनाया गया जनगण मन को, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। प्रथम गायन कब हुआ था जनगण मन का, राष्ट्रीय गान का, 27 दिसंबर 1911 को, जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था राष्ट्रगान को। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अपनाया कब गया, 24 जनवरी 1950 को। और इसको राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकंड का समय लगता है। चलिए राष्ट्रीय दिवस और त्योहार। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को। और लाल बहादुर जयंती 2 अक्टूबर को, लाल बहादुर जयंती 2 अक्टूबर को, ये तो सबको पता ही होगा। चलिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो राष्ट्रीय गीत भी कब गाया गया था, 1896 में गाया था कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा है भारत की राष्ट्रीय नदी। कब घोषित की गई थी, वर्ष 2008 में घोषित की गई थी गंगा को राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है आधारित, राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ। तो राष्ट्रीय पंचांग जो है हमारा वो शक संवत पर आधारित है,
ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया कब गया था? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। प्रथम माह चैत्र जो राष्ट्रीय पंचांग होता है, जो अपने हिंदू कैलेंडर होता है, जिसे हम हिंदू अपना कैलेंडर बोलते हैं, उसमें या देसी महीने भी बोलते हैं, देसी महीने पहला कौन सा होता है? चैत्र होता है और अंतिम होता है फाल्गुन। पहला चैत्र और अंतिम में फाल्गुन होता है। चलिए विविध में देखते हैं। विविध में क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कलकत्ता में। पहले तो ये जाने कि क्षेत्रीय परिषद कितनी है। भारत की क्षेत्रीय परिषद है 5। कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य, ये है क्षेत्रीय परिषद। और इनका अध्यक्ष कौन होता है? इनका अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। इनका अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। तो चलिए देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में। चेन्नई कहाँ? तमिलनाडु। कोलकाता पश्चिम बंगाल। मुंबई महाराष्ट्र। प्रयागराज यूपी उत्तर प्रदेश। और नई दिल्ली नई दिल्ली। चलिए अब देखते हैं अन्य राष्ट्रीय प्रतीक। अन्य राष्ट्रीय प्रतीक देखते हैं। राष्ट्रीय पशु है बाघ, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है राष्ट्रीय वृक्ष। तो ये तो पता ही होगा सबको। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। प्रमुख अब देखते हैं संघ राज्य, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। प्रमुख रियासतें और भारत में उनका विलय। प्रमुख रियासतें और भारत का उनमें उनका विलय। भारत में विलय। चलिए जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र द्वारा भारत में विलय हुआ। जम्मू कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र द्वारा भारत में इसका विलय हुआ। हैदराबाद का 17 सितंबर 1948 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का विलय हुआ। पुलिस कार्रवाई द्वारा ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? पोलो ऑपरेशन। तो ये पूछता है कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। जूनागढ़ का विलय 9 नवंबर 1947 को 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का विलय हुआ। भारत सरकार का नियंत्रण नवाब की परिषद के अनुरोध पर। तो यह नवाब के परिषद के अनुरोध पर कि लोगों की सहमति से ही जूनागढ़ का विलय हो गया था 9 नवंबर 1947 को। उसके बाद 20 फरवरी 1948 जनमत संग्रह। 20 जनवरी 1949 सौराष्ट्र में विलय। तो जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ था? 9 नवंबर 1947 को भारत सरकार का नियंत्रण नवाब की परिषद के अनुरोध पर। तो भारत सरकार ने नियंत्रण बनाया किसके? नवाब की परिषद के अनुरोध पर 9 नवंबर 1947 को। 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह। तो 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह हुआ और 20 जनवरी 1949 को सौराष्ट्र में विलय कर लिया गया। किसका? जूनागढ़ का। चलिए तो दोस्तों आज यहीं तक रखेंगे। कल पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान। संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के भाग कल हम पढ़ेंगे 22 के 22 भाग। तो चलिए फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और जोर लगा दो। एनटीपीसी के एग्जाम आ गए हैं, जी जान लगा दो। अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करो। चलिए धन्यवाद।